Now put up a heading aniline chemical properties. Chemical properties of the aromatic amines. Aromatic amines में क्या आ रहा है हमारे पास? Aniline. लास्ट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर देखा जाए खुद में, सो अब तक इतनी हैबिट आप सबको हो गई होगी कि कोई भी एरोमेटिक जो होता है वो मोस्ट जनरली कौन सी रिएक्शन देना पसंद करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हेलो अरेंज में क्लोरोबेंजीन को देख लो, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस. अल्कोहल में आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एनिजॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, ये सब क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. हाँ, बट उनके तरीके अलग अलग हैं. कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कुछ मेटा डायरेक्टिंग है, और उनकी एक्टिविटी का भी क्या है, बहुत फ़र्क पड़ता है. तो एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें ध्यान रखना बिल्कुल वैसी ही है जैसी फिनॉल की है. यानी मैं यहाँ पर साइड में फिनॉल भी लिख देता हूँ ताकि एक जनरल रिवीजन हो जाएगा फिनॉल का, और आपको एग्ज़ाम्स में इसको याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा कि फिनॉल उनमें दोनों में फिर थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आएगा ओनली द रिएजेंट्स का, बाकी बिहेवियर दोनों के एक जैसे ही. सो एनिलीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो आ रहा है मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन उनमें, एंड इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. कैसा है ये? मतलब आने वाला प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे. हमको पता है कि पैरा क्या होगा, मेजर होगा. सो वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 टाइप की होती है, ये सुनो. हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन. सो ये 5 है. तो ये 5 में से ये कौन सी दे सकता है, कौन सी नहीं दे सकता है, और किस बिहेवियर के साथ दे रहा है, वो वन बाय वन. सो इतना हेडिंग सबने पुटअप कर लिया. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हेडिंग डालो हैलोजिनेशन. सबसे पहले देखेंगे हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन फिनॉल का जरा हैलोजिनेशन याद करते हैं. जनरली जो हैलोजिनेशन होता है सामान्य, वो होता है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3. आप ऐसा लेते हैं, यानी यहाँ पे लुईस एसिड लेते थे क्लोरोबेंजीन के केस में, याद आ रहा है? तो हमारा क्या होता था कि ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल. लेकिन ब्रोमीन का जो ये फिनॉल का जो OH है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं. इट इज़ हाईली एक्टिवेटिंग. कैसा है ये? ड्यू टू देयर हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, मुझ में ये खुद ही इतना रिएक्टिव है अपने आप में कि इसे लुईस एसिड की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाटर के साथ ही रिएक्शन देता है. तो ब्रोमीन और वाटर मिलकर ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेंगे, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल. मुझे याद आ रहा है? पोलर मीडियम में ऐसा हो रहा था. इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हमने ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड लिया था, तब हमें मिला ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल. मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि जहाँ ये ग्रुप जुड़ा है उसके बाजू वाले दोनों कार्बन ऑर्थो, बाद वाले दोनों मेटा, और ये पैरा. तो फिनॉल के या तो ऑर्थो पे ब्रोमो आएगा या फिर पैरा पे. तो देखो भाई क्या करा, ये कार्बन डाइसल्फाइड ने इसके नॉन पोलर मीडियम क्रिएट कर OH की रिएक्टिविटी को कम कर दिया. ठीक ऐसा ही इन केस ऑफ हैलोजिनेशन, वो लिखना नहीं, वो समझने के लिए. हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन की अगर बात करें तो एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है वो कैसा है? रिएक्टिव है. यहाँ पे भी क्या है बेटा? लोन पेयर है, और जो लोन पेयर इजीली कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर जाती है. तो जब इसका हमने रिएक्शन कराया ब्रोमीन वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. और फिनॉल के केस में तो जब ये बनता है तो इसके वाइट PPT बनते हैं, और ये एक टेस्ट हो जाती है. इट इज़ अ टेस्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ फिनॉल. वो फिनॉल की क्या है? ऐसे ही एनिलीन के लिए भी 2,4,6 टाइप. बट हमारी इच्छा क्या थी, हम बनाना क्या चाहते हैं? ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन
या फिर पैराब्रोमो एनिलीन, है ना। हमें ब्रोमीन को कहाँ भेजना है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी की वजह से। वहाँ हमने रिएक्टिविटी कम की थी किससे, नॉन पोलर मीडियम से। किससे कम की, नॉन। लेकिन ऐसा ही यहाँ पर नहीं होगा। ये जो एनिलीन है इसकी जो रिएक्टिविटी का मेन कारण है वो ये लोन पेयर है। क्या है ये, बोलिए। ये लोन पेयर ही अगर गायब कर दी जाए, आ रहा समझ में। अब अगर पूरी तरह से गायब कर दोगे तो ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ही नहीं बचेगा। लोन पेयर ही नहीं हुई तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो लोन पेयर की ज़रूरत भी है, लोन पेयर हटा भी नहीं सकते, लोन पेयर की ज़रूरत भी है। क्या कर सकते हैं, लोन पेयर की रिंग में जाने की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, रेट। मतलब इसे क्या करो, ये बहुत ज़्यादा रिंग में जा रही है मुझ में, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ पे रेजोनेंस याद करें मुझ में, ये वाला पोर्शन दिख रहा है भाई, ये लोन पेयर यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज। और लोन पेयर यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है ताकि आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटेंड करे। लेकिन इसके लोन पेयर फटाफट देने से रिंग में बहुत ज़्यादा माइनस चार्ज आ रहा है और फास्ट आ रहा है। यही कारण है कि ब्रोमीन तीनों पे अटैक इजीली कर पा रहा है। अरे समझ में। तो ये लोन पेयर अगर इसकी रिंग में जाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एनिलीन का कराते हैं असाइलेशन। क्या करवाते हैं, अब असाइलेशन पढ़ चुके हैं उनमें। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ व्हेन हाइड्रोजन ऑफ NH2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप, देन इट इज नोन एज असाइलेशन। असाइलेशन में कौन ग्रुप आएगा, CH3COCl एसिड क्लोराइड से करा दो। असाइलेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, असाइलेशन फ्रॉम एसिडिक एनहाइड्राइड, असाइलेशन फ्रॉम एस्टर, हम इन तीनों से करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एसिड क्लोराइड ले लिया, इसका एक H, इसका एक Cl, इसको घुमा के लिखोगे तो HCl। असाइलेशन पढ़ लेना, अगर यहाँ कन्फ्यूजन है तो असाइलेशन के नोट जाकर खोल के देखो उनमें, तो आपको असाइलेशन समझने की 3 टाइप का असाइलेशन पढ़ा है। अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ एनिलीन की, एलिफेटिक अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी का फ्लो चार्ट याद दिलाऊं तो पहला पार्ट है अल्काइलेशन, देन असाइलेशन, देन बेंजोइलेशन। और असाइलेशन के अंदर 3, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, रिएक्शन विद एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एस्टर, और बेंजोइलेशन में रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड विच इज नोन एज शॉर्टन बोमन रिएक्शन, ऐसा बताया था। अरे फिर उसका तो जिस तरह से एक पूरा फ्लो चार्ट हमें ये याद होना चाहिए, थोड़ा मतलब ऑन द टंग होना चाहिए आपको, तो ही ऑर्गेनिक इजीली आएगा। CH3COCl क्या बन जाएगा, C6H5, यानी ये NCOCH3। यहाँ पे H लगा हुआ है ना, दोनों H नहीं गायब हो गए, वहाँ पर H कहाँ गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 1 2 3 इसके 3 पॉइंट हैं यहाँ पे। तो अभी भी लोन पेयर यहीं पे है। बोले सर इसके आने से लोन पेयर गई कहाँ, ये तो यही है। यहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो गई, रेजोनेंस में। ठीक है, तो अभी आपको कारण समझ में आएगा कि एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट देखना है। यहाँ पे ऊपर टॉप पे देखो, ड्यू टू द असाइलेशन ऑफ एनिलीन जब इसका असाइलेशन कर दिया तो ये लोन पेयर रिंग में जाने की बजाय ऑक्सीजन के पास जाने लग गई। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कौन, मिगारी। बोले वहाँ कहाँ जा रहे हो, हमारे पास आओ। ठीक है, हम में क्या कमी है। ये कौन बोल रहा है भाई, ऑक्सीजन, मैं नहीं बोल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई, मुझे में ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ जाने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं जा रहा है, कभी इधर और कभी इधर। सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, बढ़ गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी बढ़ गया, चार्ज यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, जिससे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। इसे क्या बोलते हैं, एसिटानिलाइड। क्या बोलते हैं, ध्यान देना, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, एग्जाम्स वाले सब इसको एसिटानिलाइड बोलते हैं। मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, असाइलेटेड एनिलीन। क्या वर्ड यूज़ करूँगा,
मेरे पूरे लेक्चर में आपको असाइलेटेड एलिनिन, तो असाइलेटेड एलिनिन का मतलब है ये, मतलब असाइलेशन के बाद जो मिलता है उसे कहते हैं असाइलेटेड एनिलीन। तो मेरा वर्ड होता है यहाँ पर असाइलेटेड एनिलीन, ठीक है। तो मैं नोट्स जब लिखवाऊंगा या स्टेटमेंट भी बोलूँगा तो असाइलेटेड एनिलीन बोलूँगा, बट आपको उसे ध्यान रखना है कि दिस इज एसिटानिलाइड। अब इस एसिटानिलाइड की जब आप ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे मुझ में इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनाइड या एसिडिक एसिड भी ले लोगे, पानी भी नहीं चाहिए सिर्फ एसिडिक एसिड भी ले लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। अभी मज़ा तो देखो भाई, यहाँ तो काम उल्टा हो गया। एम क्या था, पेरा ब्रोमो एनिलीन बनाना क्या चाहते थे, पेरा ब्रोमो एनिलीन। उसके लिए हमने ये रिएक्शन कराई तो क्या बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, समझ में। तो इसका कारण क्या निकल कर आया कि ये ब्रोमीन बहुत एनिलीन बहुत रिएक्टिंग है, इसलिए उसने 3 ब्रोमीन ले लिए। रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हमने असाइल ग्रुप लगा तो दिया, बट हमें पेरा ब्रोमो एसिटानिलाइड मिला, पेरा ब्रोमो एनिलीन नहीं मिला। तो क्या करेंगे, इसको हटाना बहुत आसान है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप सिर्फ क्या करो, एसिडिक वाटर डाल दो, यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H+H2, ठीक है। या तो H+H2 लिखो या फिर H3O+ लिखो, तो ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा हट जाएगा। अरे वाटर का H2 का H+OH-, H+ गया यहाँ पे, OH आया यहाँ पे, एसिडिक एसिड बाहर हो गया और आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया, पेरा ब्रोमो एनिलीन। बात समझ में आई क्या, समझ में क्या मिल गया हमें, पेरा ब्रोमो एनिलीन। तो रिएक्शन फिनॉल जैसी है, फिनॉल में भी 2 हेलोजिनेशन थे, एनिलीन में भी 2 हेलोजिनेशन है, विद ब्रोमीन वाटर एंड विद असाइलेटेड एनिलीन। हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, हेलोजिनेशन ऑफ एसिटानिलाइड। बात समझ में आ रही। अभी फिनॉल में याद करो नाइट्रेशन भी 2 थे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मुझे याद आ रहा है नहीं, फिनॉल का नाइट्रेशन भी 2 टाइप का था ना, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आपने नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो पिक्रिक एसिड बन जाता है, और डाइल्यूट लेते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। कुछ बात याद आ रही है। वैसे ही हम इसका जब नाइट्रेशन और सल्फोनेशन देखेंगे तो एनिलीन के साथ हमें दिक्कत होगी, लेकिन फिर हम क्या कराएंगे, एसिटानिलाइड। तो एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और कॉम्पिटिटिव में भी कि इलेक्ट्रोफिलिक, में ये 3 ही टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ध्यान से सुनना, फिडेलक्राफ अल्काइलेशन और फिडेलक्राफ असाइलेशन ये बिल्कुल भी नहीं दे सकता। अब कहाँ समस्या है वो समझो, क्योंकि फिडेलक्राफ अल्काइलेशन में आपको एनी हाउ लुईस एसिड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा लुईस बेस है, ठीक है। अब ये सब हवा में बातें करो, इससे यहाँ लिख देता हूँ, जरा ध्यान से समझो। कौन मेरी मदद करेगा जरा देखते हैं भाई, जिसको पता हो जस्ट रेज द हैंड, है ना। ये फिडेलक्राफ अल्काइलेशन करा रहा हूँ, मान लीजिए मुझे मिथाइल पेरा मिथाइल एनिलीन बनाना है, तो मिथाइल क्लोराइड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ कि इन दिस फिडेलक्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। यस खलबासाद, टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। वो जिनमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इट विल जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, how it will generate electrophile and which type of electrophile will be generated here. How, this is the role, clear हो गया कि इसका काम इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, but which electrophile will be formed here, how it will formed here, बोलिए में। यस पटेल, रटना नहीं है कॉन्सेप्ट, ये तो AlCl3 है, AlCl2 का है। अच्छा इसने कुछ हिंट दिया है भाई, तो किसी को समझ में आता है वो नहीं में, ओनली मुंशी माइन वो नहीं में। यस रईस, AlCl4-, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ना,
और इसका क्लोरीन ये ले लेगा। जब ये क्लोरीन दे रहा है, कौन दे रहा है? कार्बन दे रहा है ना, और इसने लिया तो माइनस आया इस पर, और कार्बन पे क्या आ गया? प्लस। तो हमारा क्या बन जाता है? CH3 प्लस और LCl4 माइनस। नाउ दिस CH3 प्लस इज रेडी टू अटैक ऑन दिस एनिलीन। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो जरा, ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज है या नहीं है? दिख रहा है? तो उस माइनस पे ये प्लस अटैक करेगा तो बन जाएगा आपका ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। अगर पेरा पे होगा तो पेरा मिथाइल एनिलीन। ऐसा होना था, ये नॉर्मल कंडीशन थी मुझ में। बट दिक्कत क्या है कि हमने एनिलीन लिया, टेस्ट ट्यूब में मिथाइल क्लोराइड डाला, LCl3 डाला, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करना था और इलेक्ट्रोफाइल बनाना था। समझ में? एनिलीन बोले तुम कहाँ जा रहे हो भाई, समझ में? ठीक है, हम ही काफ़ी हैं, ये खुद ही LCl3 से निपट लिए। समझ में? क्योंकि इसके पास क्या है, और एल्यूमिनियम का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। इसके चारों ओर सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जिनको पता होगा, ध्यान होगा कि लुईस एसिड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इसको लोन पेयर दे देगा और क्या नहीं बनने देगा? इलेक्ट्रोफाइल बनने ही नहीं देगा। जब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन होगी क्या? सो फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ Lewis acid and aniline is a good Lewis base. So they react with each other and form a salt. Instead of forming product or showing electrophilic substitution reaction, they form salt. मेरे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? लिखवाऊंगा नहीं, ये सब ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में? तो आप सबने हेडिंग डाल रखी है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मैंने हेडिंग डलवा दी थी हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन हेडिंग डालने से पहले आप एक क्वेश्चंस लिख लो। हेलोजिनेशन हेडिंग को डाल दो, हटा दो। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर मैं आपको लिखने की परमिशन दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, वाई ऑलवेज एसिटानिलाइड, why always acetanilide, acetanilide, why always acetanilide is used for electrophilic substitution reaction? इसी के और में लिख लेना, ऐसा नहीं आया तो ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। हाउ असाइलेशन, इसके और में ना, हाउ असाइलेशन ऑफ एनिलीन, हाउ द असाइलेशन ऑफ एनिलीन reduces the reactivity of aniline, how acylation of aniline reduces the reactivity of aniline for electrophilic substitution reaction, मतलब SE reaction। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आपको समझ में आने का। उसमें ये फिगर नहीं बनाया और अगर ऐसे एरो नहीं लगाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे मुझे में ना इस क्वेश्चन के आंसर में। अभी तो ना पहले तो क्वेश्चन लिख लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ कैन यू कन्वर्ट nitrobenzene to para-bromoaniline, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, draw the structure of Zwitter ion, draw the structure of Zwitter ion, ZWITTER, Zwitter ion, सल्फेनिलामाइड है ना, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो चाहो तो, Zwitter ion ब्रैकेट में सल्फेनिलामाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, सॉरी ऐसा लिखो, वाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, वाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन is known as ternary product reaction, ternary product reaction. इसी के और में लिख लो, इस क्वेश्चन के और में, out of the ortho comma meta, out of the ortho comma meta and para nitroaniline, out of the ortho comma meta and para nitroaniline, which product act as a major product, which product act as a major product during nitration of aniline, during nitration of aniline reaction, during nitration of aniline reaction. Complete. Last question लिख लो, why aniline doesn't show, why aniline does not show Friedel-Crafts reactions, Friedel-Crafts reactions, Friedel-Crafts reactions. क्लियर है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, है ना, यानी रोल ऑफ एसिटानिलाइट। तो उसके आंसर में क्या आएगा मुझ में, आफ्टर द असाइलेशन द एनिलीन इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, मुझ में आफ्टर असाइलेशन मुझ में द लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद कार्बोनिल ग्रुप ऑफ असाइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ असाइल, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ असाइल, ठीक है, विच इज अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। इस डायग्राम को देखकर समझ में आएगा, आनी बात समझ में, इसको देख कर समझ में आएगा। तो ये वाला फिगर बनाना है, ऐसा स्टेटमेंट लिखना है और फिर उसके नीचे ये बनाना है। क्लियर है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आया मुझे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन टू पेरा ब्रोमो एनिलीन, मुझे में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एनिलीन बनाना होगा। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाते हैं सीख चुके हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, LiLH4 नाइट्रोबेंजीन के साथ नहीं आता। Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Sn इन प्रेजेंस ऑफ HCl या हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, LiLH4 यहाँ पर नहीं ले सकते। मैंने बताया था नाइट्रोबेंजीन के साथ अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे तो एजो बन जाएगा। नाइट्रो अल्केन के साथ ले सकते हो, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड के साथ LiLH4 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl का इस्तेमाल करेंगे तो एनिलीन बनेगा, फिर एनिलीन का असाइलेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा उन्हीं में। क्लियर है? आनी बात समझ में। सो फिनॉल साथ में अगर पढ़ोगे तो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने में बनेगा। अभी एक बार पूरा देख लो, नाइट्रेशन भी और सल्फोनेशन भी, उसके बाद इसको नोट करना। जब एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 अगर हमने लिया तो ऑर्थो प्रेरा के साथ साथ मेटा भी बन जाता है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, एंड पेरा नाइट्रो एनिलीन। तो एनिलीन की पेरा पोजीशन पे आ गया NO2 मुझे। और जनरली हमको पता है कि
पेरा मेजर प्रोडक्ट होता है, पेरा मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पेरा के बाद ऑर्थो नहीं है, मेटा मेजर प्रोडक्ट है। ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव का बहुत काम का क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट होता है पेरा, मेटा एंड ऑर्थो। में तो यहाँ कॉम्पिटिटिव में ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, ऑर्डर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑल्दो एनिलीन इज ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग, कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ आएगा, ऑर्थो पेरा पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है, ऑर्थो और पेरा पे। तो फिर मेटा पर कैसे चला गया, जबकि मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये रिएक्शन उनमें किसकी प्रेजेंस में हो रही है, नाइट्रिक एसिड कौन है, एक एसिड है, एसिड का काम क्या है, H+ आयन देना, और ये कौन है, बेस उनमें। और अगर मेरा बेसिक कैरेक्टर वाला आपने नोट्स देखे होंगे उनमें, तो हमने पढ़ा है कि कोई भी अमीन तब तक बेसिक नेचर नहीं दे सकता जब तक कि वो प्रोटॉन नहीं लेता। प्रोटोनेशन इज इम्पॉर्टेंट, प्रोटोनेशन। तो H+ आयन लेगा तो बन जाएगा ये NH3+। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज टर्नरी प्रोडक्ट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे, कितने टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, 3 टाइप के, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसे, टर्नरी। 3 प्रोडक्ट टाइप के प्रोडक्ट का मिक्सचर, टर्नरी प्रोडक्ट, जिनमें से पेरा के बाद मेजर कौन है, मेटा। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन कैसे बनेगा, C6H5NH2। जब ये H+ से रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा C6H5NH3+। दिस इज नोन एज एनिलीनियम आयन, एंड इट इज दिस एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। अरे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, हमने कहा था कि इस लोन पेयर के कारण ये हाईली रिएक्टिंग है, तो हमने कहा था कि लोन पेयर ही हटा दो। तो मैंने कहा था कि अगर लोन पेयर हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग बन जाएगा। तो ना तो हम लोन पेयर रख सकते हैं ना हटा सकते हैं, तो हमें क्या करना है, लोन पेयर को बिजी करना था। पॉइंट याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा। तो यहाँ से क्या होगी, लोन पेयर गायब हो गई। जैसे ही लोन पेयर गायब होगी तो ये क्या बन गया, मेटा डायरेक्टिंग। कैसा बन गया, तो कुछ रिएक्शन एनिलीन दे रहा है और कुछ रिएक्शन एनिलीनियम आयन। जब एनिलीन रिएक्शन दे रहा है तो ऑर्थो और पेरा बन रहे हैं, जब एनिलीनियम आयन दे रहा है तो क्या बन रहा है, मेटा बन रहा है। आ रहा है समझ में। तो 2 प्रोडक्ट एनिलीन से बने और 1 प्रोडक्ट एनिलीनियम आयन से। दिस इज अबाउट नाइट्रेशन। क्या हो गया यहाँ पे, नाइट्रेशन। लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर मुझे सिर्फ पेरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है तो क्या करा दो, असाइलेशन करा दो। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे असाइलेटेड एनिलीन लिखूं, हाँ या नहीं, तो ये रहा असाइलेटेड एनिलीन, इसका नाइट्रेशन करा दो, डाइल्यूट HNO3 डालोगे तब भी चल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। क्या मिलेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। दिस इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस। और जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये वाला ग्रुप हट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, पेरा नाइट्रो एनिलीन। अरे मिलेगा भाई, कोई आपत्ति। सो ये यहाँ तक का पोर्शन हो गया, मुझ में क्लियर है। क्या बताएं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब एनिलीन की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, आप असाइलेटेड नहीं ले रहे तो भी चलेगा, अभी तो सिर्फ एनिलीन लिया है। तो
यहाँ पे आ जाता है SO3H और यहाँ NH2 है। इसे क्या बोलेंगे? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये प्रीफिक्स का काम करेगा। ऐसा मत बोल देना पैरा सल्फो, उल्टा काम हो जाएगा। पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन ये क्या है? हाईली एसिडिक ग्रुप है। ये क्या करेगा? प्रोटॉन देगा, और जैसे ही ये देगा ये यहाँ आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई। जैसे ही यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा NH3+ और ये बन जाएगा SO3। जब एक ही मॉलिक्यूल पे प्लस और माइनस दोनों होते हैं, ज्विटर मतलब हाइब्रिड आयन, तो इसे क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटर आयन। NH2 हो जाएगा NH3+ और यहाँ हो जाएगा SO3। दिस इज नोन एज सल्फेनिलामाइड। क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया। और फिडल ग्राफ अल्काइलेशन और असाइलेशन तो ये देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते? क्योंकि एनिलीन इटसेल्फ इज अ लुईस बेस एंड इट विल रिएक्ट विद लुईस एसिड LCl3 एंड फॉर्म अ सॉल्ट। क्लियर? सो जितने क्वेश्चंस मैंने लिखा है जिसमें अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर मेरे ये सारे क्वेश्चन के आंसर याद करोगे तो ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बात आई समझ में? बोलो क्लियर है? अभी को तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। अभी किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? कौन सी? किसको लेकर आना है? नहीं, वो तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं। हम यहाँ सिर्फ मेजर को लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन दोनों बनेगा, है ना सर में? ठीक है। जैसे यहाँ पे कराएगा तो ऑर्थो पैरा दोनों बने ना, यहाँ पे भी सल्फेनिल में ऑर्थो पैरा दोनों। लेकिन यहाँ पे ऑर्थो में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? स्टेरिक एंट्रेंस। ये बहुत बल्कि है उनमें। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा? ऑर्थो में जब नाइट्रो आ जाएगा तो ओ जरा याद करो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वहाँ भी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो वो पॉइंट्स यहाँ पर आना है। क्लियर? लिखने नहीं दूंगा, बताइए। सो कम टू द CRP ऑफ अमीन्स, है ना। CRP ऑफ अमीन्स में अगर देखोगे, ये पूरी अमीन्स की प्रैक्टिस शीट से अगर इसको अच्छे से करोगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो अभी देखा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। मुझे तो HNO3 का काम क्या है? टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल्स। NO2 है ना, क्या जनरेट करना है वहाँ पे? NO2 जनरेट होगा, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल लिखा तो नंबर नहीं, इलेक्ट्रोफाइल NO2+। Why is NH2 group of aniline acetylated before carrying out nitration? तो भी हाल, because NH2 is highly reacting में, and if without acylated aniline is used then it will form ternary product। Getting point? अब अगर हमें सिर्फ 1 मार्क्स में लिखना हो, वेरी शॉर्ट हो मुझ में, तो क्या लिख सकते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ असाइलेशन मुझ में द लोन पेयर ऑफ NH2 ग्रुप इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ असाइल ग्रुप। किसके साथ रेजोनेंस दे रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मुझ में? देन व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन CCH5 CH2NO यानी प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। तो ये मैंने पढ़ाया था HNA2, थोड़ा सा याद करो। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, टॉपिक का नाम क्या था? हमने हेडिंग डाली थी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2। ये वाला टॉपिक खोलकर देखना। और वहाँ पे मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए, एलिफेटिक अमीन एंड एरोमेटिक अमीन। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका कन्वर्जन में सिखाया था कि नाइट्रस एसिड रिएक्शन नाइट्रोजन से बाहर आने का रास्ता है। अगर आप नाइट्रोजन केमिस्ट्री से बाहर आना चाहते हो तो अगर आपके पास प्राइमरी अमीन RNH2 है और इसकी रिएक्शन में करा दूं NaNO2HCl से, या फिर सिर्फ HNO2 भी लिखा हुआ हो, तो हमारा बन जाता है ROH। क्या बन जाता है? सो अमीन से डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा।
और हमारा यहाँ पे थर्ड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी अमीन। नाइट्राइल क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, नाइट्राइल मतलब CN, और CN को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर आपके पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी अमीन। तो बेस्ट क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमारे पास क्या है बेटा, RCN, क्या है, तो RCN को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, LiAl, तो क्या बन जाएगा RCH2, वो भी प्राइमरी। अब यहाँ पर ये क्यों लिया, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका ड्रॉबैक क्या है कि डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड को हार्म नहीं लगाएगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड होते हैं, वो डबल बॉन्ड को हार्म नहीं लगाते। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाना है। सुनो भाई, सिर्फ सुनो CH3 NO2 और NH2 ये क्वेश्चन में दिया है। अब उन्होंने कहा है कि पहले इसकी रिएक्शन किससे कराई, उन्होंने सबसे पहले डाला NaNO2HCl डाल दिया, ठीक है। तो NaNO2HCl डालने से क्या हुआ कि ये जो है ये डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरे पार्ट में उन्होंने डाल दिया फॉस्फोरस एसिड H3PO2, तो H3PO2 डालने से ये पूरा ग्रुप ही हट जाएगा समझ में। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अरे कुछ बात समझ में आ रही है। सबसे पहले बनेगा ये, इसको बना देते हैं, और जब इसमें आप H3PO2 डालते हो तो ये पूरा हट जाएगा, ठीक है, ये पूरा, और यहाँ पे आ जाएगा H यानी बेंजीन, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ पेरा नाइट्रोटोलुइन, क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रोटोलुइन, क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रोटोलुइन। तो ये हमने कहाँ सीख लिया था, डायजोनियम सॉल्ट में। देखो मुझ में डायजोनियम के अंदर हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी मुझ में, अगर आप इसको हीट कर देते तो फिनॉल बन जाता, वहाँ पे हीट कर देते तो क्या बन जाता, फिनॉल, वो रिएक्शन देखी थी। चलिए उसके बाद आते हैं सीधे हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, हल्का सा लॉजिक लगाना था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरिडीन इन द असाइलेशन रिएक्शन ऑफ अमीन। अभी हम असाइलेशन पढ़कर आ रहे हैं किसका, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। एनिलीन का देखा या किसी का भी देख लो, तो C6H5NH2, इधर देखो भाई सभी लोग, यहाँ फोकस करो। अब इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ किससे, CH3COCl से। किससे करा रहा हूँ, बोलते ही नहीं हो, एसिड क्लोराइड इथेनॉइल क्लोराइड से। तो क्या निकल गया, आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बना भाई, HCl। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये रिएक्शन कैसी है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते तो वापस ऐसा काम हो जाता है ना, अरे याद आ रहा है कि नहीं। तो ये HCl बहुत खतरनाक है, क्यों, अगर ये जिस वेसल में रिएक्शन करा रहे हैं और वहीं पे पड़ा रह गया तो वापस इधर आ जाएगा। तो जैसे जैसे HCl बनता जाए उसको गायब करना जरूरी है। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डालना पड़ेगा पिरिडीन। पिरिडीन क्या है, एक बेस है, भैंस नहीं, क्या है भाई, बेस। और HCl कौन है, एसिड। और ये दोनों आपस में ब्याह करे बिना मानते नहीं है ना, ये दो यूनिवर्सल है उनमें। तो पिरिडीन इज अ बेस, उनमें इट इज़ यूज टू रिमूव दी बाय प्रोडक्ट HCl फॉर्म ड्यूरिंग असाइलेशन रिएक्शन। आंसर समझ में आया उनमें, अरे कोई समस्या होती नहीं। 10 के बाद आपने बोला था क्वेश्चन नंबर 17 था, a primary amine RNH2 can be reacted with CH3X to get secondary amine RNHCH3, but the only disadvantage is that 3-degree amine and quaternary ammonium salts are also obtained as side product. Can you suggest a method where RNH2 forms only 2-degree amine? आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे तो बन जाएगा 2 डिग्री। आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन, आइसो नाइट्राइल
आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन में, लेकिन उससे सिर्फ मिथाइलेटेड बनेगा। और 2 डिग्री अमीन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 डिग्री अमीन हमने अमाइड से बनाना भी सीखा है। किससे? उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता था? एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। किससे बना सकते हैं? अब प्राइमरी, अब देखो ये क्या बता रहा है इस क्वेश्चन में, हॉफमैन अमोनोलाइसिस का डिसएडवांटेज बता रहा है कि हॉफमैन अमोनोलाइसिस से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी सभी तरह के अमीन बनते हैं। तो क्या मिल रहा है आपको? मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिल रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर सेकेंडरी अमीन, इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन दे वांट टू नो एनी मेथड अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन। तो आइसोसाइनेट रिडक्शन तो है, बट आइसोसाइनेट के रिडक्शन से हमेशा क्या मिलता है? मिथाइलेटेड सेकेंडरी अमीन। बट अगर मुझे एक रिएक्शन याद आती है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। सो 17 में हम याद करेंगे रिडक्शन ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अभी देखो भाई, ये रहा मेरे पास, कोई भी अमाइड ले लो, RCON R डैश, 2 टाइप, यहाँ पे R लगा दिया, यहाँ पे R डैश, जो इच्छा हो वो लगा दो भाई, समझ रहे हो? और इसका क्या कर दो? रिडक्शन कर दो। किसको भेज देंगे? LiLH4 पर डाल दो। क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा CH2, तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा RCH2NR डैश। अरे बन गया ना 2 डिग्री अमीन। अरे बना कि नहीं? तो जैसा चाहो वैसा 2 डिग्री अमीन आप इस अमाइड की हेल्प से, लेकिन नाइट्राइल में क्या प्रॉब्लम है समझ आ रहा है? आइसोनाइट्राइल में। सो रिडक्शन ऑफ दी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड विल गिव 2 डिग्री। इसे 3 डिग्री बनाना हो तो एन डाई सब्स्टिट्यूटेड, एक एच और हटा दो, यहाँ पे भी R लगा दो। अरे बोलते हो कि नहीं? ये वाला एच भी हटा दे तो 3 डिग्री। तो अमाइड से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों बनाए जा सकते हैं। बोलिए, जैसा अमाइड लोगे वैसा बनेगा। तो ये 17 हो गया। अब 17 के बाद आ जाते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 29। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले इसको लिख लेते हैं और मैं फिर 29 शुरू करता हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 29 पैराग्राफ टाइप, और इस तरह के क्वेश्चंस नीट में, जेई में और बोर्ड में भी पसंदीदा होते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में जो जो बोला गया है वो सब करना है, मतलब उसका एक रफ स्केच, यानी क्या बनाना है? सीन बनाना है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रफ नोटबुक में एक सीन बनाने की कोशिश करो और उस क्लू को और हिंट को ढूंढने की कोशिश करो जो उस क्वेश्चन में दी गई है। सो मैं देखो भाई, 2 पार्ट में, मान लीजिए मेरी नोटबुक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक पार्ट में इसका सीन बनाऊंगा भाई, है ना, कि यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन जस्ट लाइक द स्टूडेंट्स अप्रोच, है ना। आंसर मुझे पता है, सारी चीज़ें पता है, एक स्टूडेंट लेकिन कैसे अप्रोच लगाते हैं वो देन। हाइड्रोकार्बन ए, तो एक हाइड्रोकार्बन है, तो इस लाइन को बोला नहीं हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब इट मे बी अल्केन, एल्कीन और अल्काइन। उन्होंने हिंट दे दिया, एक हिंट दिया है कि वो हाइड्रोकार्बन है। ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स अ कंपाउंड B, तो जब इसकी HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमें कंपाउंड B मिल जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला हो गया C4H9Cl। तो हर एक फार्मूले को भी ध्यान से देखो, यहाँ था C4H8, यहाँ हो गया C4H9, मतलब HCl का इसमें एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, क्या हुआ है? मान लो अगर मैं ऐसा लिखूँ, ध्यान से देना भाई, C2H6 लिखा और मैं लिखूँ C2H5Cl, तो एक H हटाया और फिर एक Cl, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन, अब एडिशन तो 2 ही लोग देते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन हम इसके जनरल फार्मूले से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, जो होता है अल्कीन का। तो देखो पहली लाइन से ही इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया, उसमें हर चीज़ दी गई थी। हमें सिर्फ अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे आएगा वो बाय प्रैक्टिस। अब इस तरह की क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो C4H8 एक एल्कीन है, अब वो हाइड्रोकार्बन नहीं बचा, हमारे लिए क्या हो गया? वो अल्कीन है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, क्योंकि एक HCl ऐड हो रहा है, एक ही डबल बॉन्ड है उसमें। चलो B बन गया भाई। विच ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ NH3, तो अब B की जो रिएक्शन है
वो NH3 से कराई तो रिएक्शन कराने पे बन गया C4H11N गिव्स कंपाउंड C। ये क्या है आपका C है। अभी देखो क्या हुआ, NH3 क्या करेगा, एक H एक Cl HCl निकल गया, मतलब आपका जो ये कंपाउंड है एक्चुअल में क्या है, C जो है वो C4H9NH2 है। क्या है वो, हाँ है नहीं, समझ रहे हो। अभी जरा नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है, ऑन रिएक्टिंग विथ Na2NHCl फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद वाटर कंपाउंड C। अब C की दो रिएक्शन कराई, पहले तो इन्होंने रिएक्ट कराया NaNO2HCl से, फिर उसको मैं वाटर में डाल दिया में, तो आपके C से क्या बन गया, एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल D। तो D एक अल्कोहल है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो NaNO2HCl से याद आएगा आपको डाईएज़ोटाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईएज़ो ग्रुप। तो यहाँ डाईएज़ोटाइजेशन हुआ, उसका हाइड्रोलाइसिस, अभी हाल मैंने रिएक्शन पढ़ाई ना, अमीन से बाहर आने वाली रिएक्शन है ये, तो हमारा डी बन गया। अब फिर से इतना सीन होने के बाद वो वापस से ए पे आ गया कि ए का हमने क्या कराया, ओजोन लाइसिस, मतलब O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो आपको क्या मिलता है, गिव्स 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड CH3CHO। इसके कितने मोल मिलते हैं, 2। आइडेंटिफाई ABCD। समझ में, ये इस क्वेश्चन का क्या है, सीन है ना, मतलब पूरी पिक्चर में कहाँ कहाँ कौन कौन सी है ना, कौन कौन से किरदार हैं और कौन कौन सी घटनाएं घटी, हमें क्या करना है, किरदारों को आइडेंटिफाई करना है ना। पिक्चर में जो ये किरदार है, तो उन्होंने हिंट यहाँ पे दे दिया है कि भाई ये ओजोन लाइसिस हमें पता है कि डबल बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करो, तभी इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे, समझे ना। एग्जाम में जो इसको लिखना है, हालांकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर, कुछ ही नहीं करना होता है, आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख के आना होता है कि A इज़ दिस, B C और D, और अगर इनका कोई IUPAC नेम है तो वो मेंशन कर दो, आपको बताना ही नहीं है। हमें होता क्या है, बच्चे ऐसा सब पूरा आलिंगन करके दिखाते हैं, ठीक है, कि बोले ये CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, फिर ये C डबल बॉन्ड हो, ये CH3, पहले ये दोनों मिले उनमें, जबकि ऐसा होता ही नहीं है, रियलिटी ऐसा ही नहीं है। ये तो हम समझाने के लिए ऐसा बताते हैं, ठीक है। 2 एसिडल्डिहाइड आपस में ऐसे जुड़ने लग गए तो हो क्या काम ये तो क्या बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। तो ये हमारा ब्यूटू इन, मतलब A क्या है, ब्यूटू। तो ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, A ब्यूटू इन है। B क्या है, HCl डालोगे तो आएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो, कोई आपत्ति भाई, 2 क्लोरो ब्यूटेन। फिर उसमें क्या डाल दिया उन्होंने, NH3 डाल दिया, तो यहाँ पे आ गया, मतलब हमारा कि ब्यूटेन 2 अमीन, क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 अमीन। और D जो है उसमें अल्कोहल आ गया, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। कितनों ने किया था भाई ये, 3 4 5 स्टूडेंट ने किया था, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है, मुझ में शाबाश, मुझ में तो आया, बाकी लोगों को समझ में आया भाई, मुझ में। हाँ देखो, टेंशन में नहीं बैठना है, वरना फोकस नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे, क्लियर है मुझ में। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो अभी एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मुझ में, बट हैबिट डालो, मेक अ सीन मुझ में एंड राइट द डायरेक्ट फाइनल। एग्जाम में आपको सिर्फ ये लिखना है बस, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं करके दिखाना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है कि A इज दिस, B इज दिस, C इज D। हाँ, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लूँ, मेरा काम हो गया, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ और ही आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस कौन कर सकता है बताओ भाई, जिसको फ्लो चार्ट यानी रिएक्शंस याद है। आप रिएक्शन से भागोगे तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, ना ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो, ना इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हो, ठीक है। ले दे के बचेगा सिर्फ क्या, फिजिकल में, और वहाँ आएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो सर न्यूमेरिकल और मैथ्स स्ट्रांग होता तो बायो लेते ही क्यों, ठीक है। और मैथ्स वाले सोचते कि सर इतना याद कर सकते हैं तो मैथ्स लेते ही क्यों,
तो चाहिए दोनों की ज़रूरत है, आपको याद भी करना पड़ेगा। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले याद करते हो, फिजिक्स में फॉर्मूले एंड डेरिवेशन क्या है, आपको डिराइव करने के लिए क्या करना होगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगी। जस्ट लाइक सिमिलर दैट इन केस ऑफ द केमिस्ट्री यू हैव टू प्रैक्टिस द रिएक्शन। रिएक्शंस को याद रखने का तरीका मैंने बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए। आप फ्लो चार्ट याद करके जो प्रैक्टिस शीट दी है बस उसको फिलअप करो, 2 to 3 टाइम्स उसको फिलअप करोगे तो रिएक्शंस याद हो जाएंगे। तो भाई इतनी सी डीप है ना। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से वही करूँगा मैं। पहले क्या बनाएंगे हम, है ना, एक पिक्चर बना लेते हैं, पूरा सीन क्रिएट कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या हरकतें करी है पिक्चर में। और कलरलेस सब्सटेंस ए, तो आपको यहाँ पर उन्होंने ए बोला है और ए जो है वो C6H7N है जो कलरलेस है, इतना हिंट दिया है। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड गिव्स अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बी। जब हम इसकी HCl से मिनरल एसिड मतलब HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, ये क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स, दे आर नोन एज मिनरल एसिड्स। तो HCl डाला तो क्या बना भाई, बी बना, और बी बने जो कि ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, वाटर सोल्यूबल। अब यहाँ से क्या क्या हिंट मिलती है पहले वो देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, लगभग सेम है। तो मैंने जब आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाया था तो आइसोमेरिज्म खोलकर देखिए नोट्स में, जब नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल होते हैं या लगभग सेम होते हैं तो ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, मतलब ये एलिफेटिक कंपाउंड नहीं है, यहाँ बेंजीन रिंग है, ठीक है। अरे तो ये एक बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है। दूसरा, एसिड से रिएक्शन कराने पे वाटर सोल्यूबल बन रहा है, मतलब ये सॉल्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, इट मीन्स ये एक बेस है, एरोमेटिक है, बेस है। नाइट्रोजन कंपाउंड वाला अगर कोई बेस है तो वो एकमात्र है अमीन, ठीक है। आ रहा है समझ में, बात समझ में आ रही बेटा। लेकिन कार्बन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और यहाँ तो हमारे पास पूरी एरोमेटिक रिंग भी कंप्लीट हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन भी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्लियर है। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इतना हमको हिंट जो मिला हमने वहाँ देख लिया। ऑन रिएक्टिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटाश ए प्रोड्यूसेस एन ऑब्नोक्सियस स्मेल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सी। अंडरलाइन करना इसको भाई, ऑब्नोक्सियस स्मेल, ठीक है, दैट इज अ कार्ब लाइक स्मेल। ऑब्नोक्सियस मीन्स कार्ब लाइक स्मेल, ठीक है। तो भाई ये हो गई कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो ए की, फिर से ए की रिएक्शन कराई, ए की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो जो प्रोडक्ट बना C जो कार्ब लाइक स्मेल देता है, और ये कार्बिल अमीन रिएक्शन है, मतलब ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। लेकिन इससे हिंट क्या मिली कि हमारा जो ए है वो 1 डिग्री अमीन है। क्या है, क्योंकि कार्बिल अमीन रिएक्शन कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन। ओनली प्राइमरी अमीन कैन गिव कार्बिल अमीन रिएक्शन। चलो, रिएक्शन ऑफ ए विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड गिव्स कंपाउंड डी। अभी ए की फिर से रिएक्शन करें भाई, तो ए की जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो C6H5 S double bond O Cl which is known as हिंसबर्ग रिएजेंट। तो उन्होंने क्या बोला भाई कि डी बना, और जो डी है वो अल्कली में सोल्यूबल है, समझ में। तो डी विच इज सोल्यूबल इन अल्कली विथ Na2 HCl ए फॉर्म्स कंपाउंड ई। अभी ए की फिर और भलती रिएक्शन कराई, ए के साथ क्या डाला भाई, Na2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बना, ई बना। विच रिएक्ट्स विथ फिनॉल इन अल्कलाइन मीडियम टू गिव एन ऑरेंज डाई F। यहाँ पे फिनॉल से रिएक्शन कराया तो आपको मिल गया F, ऑरेंज डाई। कपलिंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, यहाँ कराना है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। अभी करना क्या है, फिनॉल कमिंग टू गिवन ऑरेंज डाई F, आइडेंटिफाई A to F, मतलब ये पूरी पिक्चर है, ठीक है, जिसमें A के साथ इतनी सारी रिएक्शन हुई और आपको A से लेके F तक आइडेंटिफाई करना है। क्या कर रहा है वो, इस पैराग्राफ के फॉर्म में आपसे रिएक्शन की प्रैक्टिस करवा रहा है। मुझे में आपको कि कौन चार्ट याद है तो इजीली आपको यहाँ से समझ में आता है कि ये एनिलीन है,
यहाँ से बन रहा है एनिलीनियम क्लोराइड। क्या बन रहा है? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। देखो A जो है C6H5NH2 है, दिस इज A। B जो है C6H5NH3 प्लस Cl माइनस एनिलीनियम क्लोराइड है। ठीक है, अभी C जो है, C आपका है C6H5NC फिनाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज यूर C। D जो है, D में क्या हो रहा है? एनिलीन की रिएक्शन इससे कराएंगे तो H एक Cl HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो D जो है वो आपका है C6H5N, यहाँ पे H रहेगा और S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। तो हमने इसको बोला था वो में N फिनाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। N पे क्या है? फिनाइल। N फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ऐसा नाम लिख। और ये जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, अल्कली सोल्यूबल है। तो ये क्या है आपका? D है। ठीक है, फिर एक ही रिएक्शन कराई उन्होंने Na2HCl से, तो E जो है वो है आपका डायजोनियम सॉल्ट C6H5N2Cl। F जो है फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे, कपलिंग रिएक्शन होगी। कपलिंग रिएक्शन हमने पढ़ी है, तो ध्यान रखना कपलिंग रिएक्शन में यहाँ का तो क्लोरीन आता है, लेकिन फिनॉल का H पैरा पोजीशन से आता है। कहाँ से आता है? क्योंकि पैरा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसका H और इसका Cl HCl निकल गया। तो फाइनल आंसर आ गया C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5OH। इधर कौन लगा हुआ है? यहाँ तो ठीक है। अरे समझ में, ये क्या बन गया आपका? F डाई बन गया। हो गया। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, हमें सिर्फ क्या आना चाहिए? अगर आपको रिएक्शंस याद हैं, ये क्वेश्चन ऐसा था जो प्योरली एलिफेटिक से जुड़ा था। अगर आपने एरोमेटिक नहीं भी पढ़ा है तब भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो अभी कितनों ने किया था इस क्वेश्चन में? एक ही प्राणी ने किया था बस। ठीक है भाई, अभी सभी को क्लियर है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 और इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मत रटो, कॉन्सेप्ट्स को देखो। ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पीएससी में, सैम्पल पेपर्स में, कई सारी जगह मिलेंगे। बट प्रैक्टिस करो। कब कर पाओगे? जब आपको फ्लो चार्ट्स याद है, रिएक्शंस ऑन द टंग है। रिएक्शंस अगर टंग पर नहीं है तो भी रिएक्ट नहीं होंगे। आपको पता ही नहीं है कि इसे क्या बोलते हैं, तो आप ये रिएक्शन कैसे कराओगे? नो, यू विल कंफ्यूज कि आपको पता ही नहीं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता नहीं कार्बिलमिन रिएक्शन क्या है, यू नॉट एबल। हमें रिएक्शन सारी याद होगी तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा उसको याद आपको करना है, मैं याद नहीं करा सकता। हम समझा सकते हैं, आसान बना सकते हैं, है ना। अल्टीमेटली याद आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन पे आते हैं, बट पहले ये पूरा इसको नोट कर लेना, उसके बाद हम 31 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ आ जाएगा N2Cl, ठीक है। यहाँ क्या है? NO2 और यहाँ लगा हुआ है आपका CH3। ये क्या है आपका 4 नंबर। 5th नंबर पे क्या हो रहा है? ये ग्रुप हट रहा है, रिमूवल ऑफ डायजो ग्रुप। डायजो ग्रुप को रिमूव करना, ये रिमूव करने का काम कौन करता है? या तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 या फिर इथेनॉल C2H5OH। ये इसको हटा के यहाँ पे H लगा देते हैं। क्लियर है? तो ये आपके सारे क्या हो गए? रिएजेंट्स हो गए। अगेन इन रिएजेंट से क्या समझ में आ रहा है मुझे? में इस क्वेश्चन से आपको चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जितनी रिएक्शंस हैं उसमें जितने टोटल रिएजेंट्स यूज़ हुए वो हमें याद होना चाहिए कि किस रिएजेंट का क्या रोल है। इसको हटाने के लिए N2Cl ग्रुप हटाने के लिए कौन सा रिएजेंट आता है, N2Cl को लगाने के लिए कौन सा रिएजेंट लगेगा। अरे समझ में, असाइलेशन कौन कराता है, ठीक है, और डीअसाइलेशन कैसे होगा, यानी इसका रिमूवल कैसे होगा। असाइलेशन और डीअसाइलेशन दोनों में याद आना चाहिए। तो ये रिएजेंट्स की लिस्ट उनमें ये स्टूडेंट के अपने खुद के एफर्ट होने चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन एक पूरे चैप्टर में कितने टाइप के रिएजेंट्स यूज हुए और उस रिएजेंट का रोल क्या है, मतलब आपको कैसा काम करना चाहिए, ये एक खुद ही स्टूडेंट को करना चाहिए। सपोज अगर मान लीजिए
मुझे बोला कि आपको रिएजेंट की प्रैक्टिस करो, मुझे याद करना है, मुझे याद नहीं होते, मैं कमज़ोर हूँ ना, ठीक है ना। सो रिएजेंट प्रैक्टिस में प्रिपरेशन से स्टार्ट करूँगा कि प्रिपरेशन में कौन कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल हुआ। समझ में, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में, कहाँ से शुरू किए मैंने, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, SnHCl, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। समझ में, तो मुझे ये याद आया। इनका रोल क्या है, अब ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएजेंट है, इनका रोल मुझे में कि दे कैन रिड्यूस, ये किस किस को रिड्यूस कर सकते हैं, साइनाइड को रिड्यूस कर सकते हैं, नाइट्रो को रिड्यूस कर सकते हैं, अमाइड को रिड्यूस कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो ये मुझे एक पार्ट समझ में आ गया मुझ में, दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन हो गया। फिर आगे बढ़ता हूँ, मुझे याद आता है मुझ में कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल किया गया जो प्रिपरेशन के लिए हमने NaOBr का इस्तेमाल किया। NaOBr को हम लिखते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। मुझ में तो ये रिएजेंट का रोल क्या है, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना, तो एक ये रिएजेंट्स यहाँ लिख लिए और इनका क्या लिख लिया, रोल लिख लिया मुझ में। अगर किसी को याद नहीं होता है तो वो ऐसा कर सकते हैं मुझ में। बट इन सब का भी मैंने बहुत इजी फॉर्मेट आपको दिया है, वो है रिएक्शन प्रैक्टिस शीट्स। मुझ में आप रिएक्शन प्रैक्टिस शीट्स बनाइए और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उनमें एक तरफ रिएक्टेंट लिख लीजिए, एक तरफ सारे प्रोडक्ट लिख लीजिए, उसमें सारे रिएजेंट को फिलअप करिए। क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक रिएजेंट की प्रैक्टिस। रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, जैसा इसमें किया है। इन्होंने आपको एग्जांपल दिया ना, रिएक्टेंट भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया और एरो के ऊपर रिएजेंट नंबर में लिख दिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिएजेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 31। उनमें तो 31 भी यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कहा था कि डिस्कस कर लेते हैं, आपको आ जाने चाहिए अमीन से रिलेटेड। बाकी इस शीट से को आप पूरा सॉल्व करोगे, चैप्टर को रीड करके, रिवाइज करके, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछो कि इस शीट का ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है मुझ में, ठीक है।